स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज के इस टॉपिक में हम राजनीति विज्ञान के राजनीतिक समाजीकरण के ऊपर चर्चा करेंगे। उससे पहले दोस्तों आपसे एक निवेदन है कि आपने अभी तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो वो आपको मिल सकें। और यह वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखें। इसमें आपके लिए अभ्यास प्रश्न भी रखे गए हैं और पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको यह पसंद आता है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ में, अपने परिचितों के साथ में, ताकि उन लोगों के लिए भी ये लाभदायक हो। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हम सीधी अब शुरुआत करते हैं। राजनीतिक अवधारणाओं में से एक महत्वपूर्ण है राजनीतिक समाजीकरण। राजनीतिक समाजीकरण क्या है, इस पर पूरा आज डिटेल से हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक विज्ञान में एक नई अवधारणा है। नई अवधारणा का मतलब है कि प्राचीन काल में थोड़ा बहुत चर्चा इसकी होती थी, लेकिन यह जो है जिसका उद्भव यूँ कहें कि व्यवहारवादी क्रांति के कारण हुआ। तो यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि कब, समय क्या है और व्यवहारवादी क्रांति क्या है। परंपरागत राजनीति विज्ञान से असंतुष्ट लोगों ने, या यूँ कहें कि एक समूह ने उसमें सुधार के लिए एक आंदोलन चलाया है। यह क्रांति का मतलब ऐतिहासिक या इतिहास की क्रांति वाली वो नहीं है कि हथियार उठा लिए, मतलब वैचारिक क्रांति की विचारों में बदलाव लेके आना। राजनीति विज्ञान की जो विषय वस्तु हैं, जो अध्ययन की पद्धतियां हैं, उसमें बदलाव लेके आना था। यह द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास का दौर है और अमेरिका से ये शुरुआत हुई थी, जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने पर जोर देते थे। तो हमारे यहाँ पर जो विषय व्यवहारवादी क्रांति नहीं है, इसीलिए ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। तो व्यवहारवादी क्रांति के कारण राजनीतिक समाजीकरण विषय हमें एक नई अवधारणा मिली है। अंत अनुशासनात्मक उपागम के कारण बहुत अवधारणाओं का उदय हुआ। तो अंत अनुशासनात्मक क्या है? व्यवहारवाद ये कहता है कि दूसरे विषयों के जो भी चीज़ें हैं जो राजनीति विज्ञान को प्रभावित करती हैं, हमें उनका भी अध्ययन करना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति मत देने जाता तो मतदान करना या मतदान का विषय राजनीतिक हो सकता है, लेकिन वो किसको मतदान कर रहा है, उसकी गरीबी, उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी सामाजिक स्थिति, उसकी जाति, बहुत सारे फैक्टर हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। तो ये व्यवहारवादी कह रहे हैं कि जो जो चीज़ें उसके राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं, हमें उनका अध्ययन करना चाहिए। तो अंत अनुशासनात्मक का मतलब है कि जो समाजशास्त्र एक विषय है, उसकी कौन कौन सी बातें राजनीति विज्ञान को इफेक्ट करती है, इतिहास की, भूगोल की, सब। तो ये जो समाजीकरण शब्द हैं, ये समाजशास्त्र से आया है। तो किसकी बदौलत आया ये? अंत अनुशासनात्मक के कारण। तो कौन कौन सी नई अवधारणा देखिए? राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक सहभागिता, राजनीतिक विकास। ये सभी अवधारणाएं जो हैं अंत अनुशासनात्मक उपागम के कारण राजनीति विज्ञान में आई हैं। तो अब हम देखते हैं क्या है ये राजनीतिक समाजीकरण। राजनीतिक समाजीकरण का अर्थ, यह अर्थ समझने के लिए हमें दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ देखना पड़ेगा। यहाँ पे दो शब्द हैं, एक है राजनीतिक, एक है समाजीकरण। हम दोनों का अलग अलग अर्थ देखेंगे, फिर इन दोनों को मिलाएंगे तो हमें अर्थ समझ में आ जाएगा। राजनीतिक शब्द का अर्थ होता है राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित। हर देश की शासन व्यवस्था होती है, हर देश कुछ नियमों से चलता है, तो उससे राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित जो भी चीज़ होती है उसको राजनीतिक कहते हैं। तो हर राजनीतिक व्यवस्था के कुछ मूल्य होते हैं। जैसे कि भारत में अगर देखते हैं तो लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, वयस्क मताधिकार, ये इसके मूल्य हैं। तो हर राजनीतिक व्यवस्था के कुछ मूल्य होते हैं और उनसे संबंधित जो चीज़ें हैं वो राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित कह सकते हैं या राजनीतिक मुद्दे कह सकते हैं। तो राजनीतिक का अर्थ हुआ राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित। अब समाजीकरण का क्या तात्पर्य है ये भी देख लेते हैं हम। समाजीकरण का मतलब होता है, देखिए पहले तो समाजीकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी समाजीकरण एक ऐसा नहीं कि थोड़ी देर चली या 2-4 दिन या 6 महीने चल के बंद हो जाती है। यह प्रक्रिया मनुष्य के जीवन के साथ निरंतर चलती रहती है। यानी यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ये बात आप ध्यान रखना। क्या होता है इसमें?
जिसमें बालक को उस समाज की संस्कृति की शिक्षा प्रदान कर उसे समाज का सदस्य बनाने की प्रक्रिया है। तो इसमें आपको कीवर्ड्स ध्यान रखना है, फिर हम चर्चा कर लेते हैं क्या है। एक तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, संस्कृति और समाज का सक्रिय सदस्य, ये 2-3 शब्द अगर आप ध्यान में रखेंगे। यानी किसी, देखिए बालक अबोध होता है, उसे कुछ भी जानकारी नहीं होती कि जिस समाज में वह जन्म लेता है उसे पहले से कुछ मूल्य मान्यताएं जो भी चीज़ें हैं उसे नहीं पता होती है कि समाज के रीति रिवाज क्या है। तो उसे घर में सिखाया जाता है, वो स्कूल जाता है, आस पड़ोस से सीखता है। तो ये जो तरीके हैं, जो वो चीज़ें, जो मान्यताएं वो सीख रहा है, ये सीखने की प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं। यानी एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें बालक समाज का सदस्य बनने हेतु वो चीज़ें सीखता रहता है, शिक्षा प्राप्त करता है। तो समाज क्या करता है कि जानबूझकर वो चीज़ें उस बालक को सिखाते हैं ताकि उस समाज का वो सक्रिय सदस्य बन सके और वो समायोजन कर सके, एडजस्ट कर सकें, ताकि उसे उस समाज में उससे कोई दिक्कत ना हो। तो इसको समाजीकरण कर रहे हैं हम फिलहाल। समाजीकरण का मतलब बालक को इस प्रकार से शिक्षा देना ताकि वो समाज का सदस्य बन सकें। और यह कोई एक प्रॉपर वे में या एक तरीके से नहीं होता है, अनेक तरीके से होता है और लगातार होता है, निरंतर होता है। यहाँ के एक नया शब्द आया संस्कृति। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जीवन जीने का ढंग या तरीका। यानी जो हमारा जीवन जीने का जो तरीका है, जो ढंग है, उसे हम संस्कृति कहते हैं। कौन सा तरीका, कौन सा ढंग? जैसे हमारा खान पान, हमारी वेशभूषा, हमारी भाषा, हमारा जो भी पहनावा, जो भी चीज़ें हैं, धार्मिक रीति रिवाज, संस्कार, ये सब चीज़ें हमारी संस्कृति बनाती हैं। तो या यूं कहें कि संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना समाजीकरण है। जैसे हमारे माता पिता हमें बचपन से सिखाते हैं कि बड़ों का आदर करना चाहिए, नमस्ते करना चाहिए, है ना, प्रणाम करना चाहिए, शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, दूसरों का सहयोग करना चाहिए। तो ये सब क्या है? वो जो सिखा रहे हैं वो समाजीकरण ही है। यानी हम उस समाज का सदस्य बनाने की तैयारी चल रही है। हमें नहीं पता कि समाज में क्या होता है, समाज किसको सही मानता है, किसको गलत मानता है। तो समाज की जो अच्छे मूल्य हैं, अच्छी मान्यताएं हैं, वो हमें सिखाई जाती हैं। अब हम आते हैं राजनीतिक समाजीकरण की तरफ। दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ देख लिया, अब हम इसको एक जगह कर लेते हैं। अब बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। राजनीतिक समाजीकरण का मतलब होता है यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। पहली ये इसकी विशेषता भी, ये ध्यान रखना, राजनीतिक समाजीकरण की विशेषता अगर आपको पूछा तो ये विशेषता भी है। तो एक तो क्या विशेषता हुई? ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है इस प्रक्रिया में? जिसमें एक व्यक्ति को राजनीतिक संस्कृति, देखिए संस्कृति का मतलब केवल एक ये वेशभूषा, खान पान, ये चीज़ें आ गई, लेकिन राजनीतिक संस्कृति का मतलब हमारी राजनीतिक जीवन में क्या चीज़ें हो रही हैं। तो राजनीतिक संस्कृति की समझ विकसित की जाती है जिसमें राजनीतिक व्यवस्था के प्रति नागरिकों का एक दृष्टिकोण का विकास किया जाता है। यानी कुल मिला के अगर इसको आप समझना चाहें उदाहरण के द्वारा, तो जैसे भारत में देखिएगा, चुनाव होते हैं, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, ये हमारे राजनीतिक संस्कृति है। वयस्क मताधिकार, यानी हमारे जो चुनाव हैं, जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था है, उनसे जुड़ी हुई चीज़ें हम कहाँ सीखते हैं, कौन सिखाता है? हम परिवार से सीखते हैं, फिर हम आस पड़ोस से सीखते हैं। चुनाव होते तो हम टीवी, मोबाइल फ़ोन पे या स्कूल में जाएं तो शिक्षकों की चर्चा देखते हैं। तो हर जगह ये उन चर्चाओं को सुनकर, देखकर हम अपनी राजनीतिक ज्ञान या समझ को विकसित करते हैं। यानी राजनीतिक ज्ञान को प्राप्त करना या एक पीढ़ी से राजनीतिक ज्ञान को दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करना, ट्रांसफ़र करना, राजनीतिक समाजीकरण कहलाता है। यानी राजनीतिक समाज का सक्रिय सदस्य बनाने हेतु उन्हें तैयार करना। इसको डायग्राम के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल ईजीली कि जो एक पीढ़ी है वो दूसरी पीढ़ी में क्या करती है? हस्तांतरित करता है। किसका हस्तांतरण? राजनीतिक संस्कृति का। इसका एक और उदाहरण आप देख लीजिएगा, परिवार में सदस्य हैं, अपने माता पिता या जो भी एक बड़ा परिवार है, तो सबके राजनीतिक विचार होते हैं, लेकिन जो परिवार का मुखिया होते हैं उसकी विचारधारा का बहुत इफेक्ट पड़ता है उनके बच्चों का, उनके पूरे परिवार पर वही विचारधारा छाई रहती है। यानी आप 99% ये कह सकते हो कि परिवार का मुखिया जिस राजनीतिक विचारधारा से संबंधित है उसका परिवार भी उसी विचारधारा से संबंधित होगा। तो ये क्या हुआ? उसका समाजीकरण, उस परिवार का समाजीकरण उसी विचारधारा के अनुरूप हुआ। उस पीढ़ी ने वही चीज़ें ट्रांसफ़र की जो वो सोचते हैं, जो वो समझते हैं।
चीन में क्या होता है, जैसे वहाँ पे समाजीकरण किस प्रकार का होता है, वो कौन से मूल्य ट्रांसफर करते हैं, वो साम्यवाद के प्रति अपने विश्वास को बताते हैं कि ये सही है, समानता पर जोर देते हैं। भारत और अमेरिका में अगर देखें तो उदारवाद, लोकतंत्र, स्वतंत्रता जैसे मूल्यों का ट्रांसफ़र करते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। पाकिस्तान जैसे राज्यों को अगर देखें तो वो इस प्रकार की शिक्षा प्रदान करता है आने वाली पीढ़ियों को कि धार्मिक राज्य को सही ठहराया जाता है। इस प्रकार से चीज़ें बताई जाती है कि आने वाली पीढ़ियों को लगे कि नहीं, ये जो राज्य हैं धार्मिक राज्य ये सही है। तो इस प्रकार की समझ विकसित की जाती है कि उन्हें वो हर चीज़ सही लगे। तो इस प्रकार की समझ विकसित करना राजनीतिक समाजीकरण है। उद्देश्य क्या है राजनीतिक समाजीकरण की, ये भी देख लेते हैं, क्यों किया जाता है। राजनीतिक समाजीकरण क्लियर हो गया, बट ये होता क्यों है, क्या इसके बिना काम नहीं चल सकता। तो देखिए, राजनीतिक समाजीकरण का उद्देश्य जो है, व्यक्ति राज्य की परंपराओं, मूल्यों, मान्यताओं को स्वीकार कर पाएँ और राजनीतिक व्यवस्था का सफल संचालन करना। यानी व्यक्ति ये जो समाज की मान्यताएं हैं हमारी, वो एक तो स्वीकार कर लें, और फिर वो जब बड़ा होकर नागरिक बने तो इस जो व्यवस्था हमारी चली आ रही है उसका वह संचालन भी कर पाएँ। अगर वह इस प्रकार के मूल्यों में विश्वास ही नहीं करेगा तो फिर इस व्यवस्था का समर्थक कैसे होगा, इस व्यवस्था को वो आगे कैसे लेके जाएगा। तो इस व्यवस्था को आगे ले जाने के लिए, इसी व्यवस्था को कायम रखने के लिए राजनीतिक समाजीकरण जरूरी है। अब बात करते हैं कि इसकी सबसे पहले चर्चा किसने की, विस्तृत रूप से चर्चा किसने की राजनीतिक समाजीकरण की। तो ये हैं हर्बर्ट साइमन महोदय हैं। इन्होंने सर्वप्रथम राजनीतिक समाजीकरण की व्याख्या की, या यूँ कहें कि विचार व्यक्त किए विस्तृत रूप से। बहुत डिटेल से इन्होंने इस टॉपिक को उठाया और इस पर अपने विचार रखे। तो यहाँ पे एक अच्छा प्रश्न बनता है कि सर्वप्रथम राजनीतिक समाजीकरण पर चर्चा किसने की, या इसकी व्याख्या सर्वप्रथम किसने की, हर्बर्ट साइमन ने। इनकी एक पुस्तक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, कारण कि इनकी जो पुस्तक का नाम है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। पॉलिटिकल का मतलब है राजनीतिक, सोशलाइजेशन का मतलब है समाजीकरण, यानी राजनीतिक समाजीकरण। जो हमारा टॉपिक का नाम है उसी टॉपिक के नाम से ही इन्होंने किताब लिखी थी, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। और ये कई बार बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, कंपटीशन एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, जैसे नेट और ये फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम जो होते हैं पॉलिटिकल साइंस के, ऐसे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस पुस्तक के लेखक कौन हैं। फिर देख लेते हैं कि कुछ और विचारकों ने क्या परिभाषा दी है। तो हमने जो अध्ययन किया है उसके इर्द गिर्द ही उनकी परिभाषाएं घूमती हैं, क्योंकि जो निष्कर्ष निकलता है वो अनेक परिभाषाओं को लेकर निकलता है। आमंड और पॉवेल ने क्या कहा है राजनीतिक समाजीकरण के बारे में। राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राजनीतिक संस्कृति में प्रवेश कराया जाता है। तो यानी कुल मिला के जो हमारी संस्कृति है उसमें एंट्रेंस करवाई जाती है बालक की, कि ये इस प्रकार का माहौल है और आपको इसमें एडजस्ट करना है, इसमें जीना है। और उनकी राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति अभिप्रेरणाओं को बनाया जाता है। तो इसको देखिए, एग्जाम में ये भी आता है, कई बार डेफिनेशन दे दी जाती है और ये पूछा जाता है ये किसकी परिभाषा है। तो इसको आप याद रखना, उद्देश्यों के प्रति अभिप्रेरणाओं। आप कीवर्ड्स हमारे दिमाग में, अपने दिमाग में बना के रखिए कि ये शब्द किसके हैं, ताकि आप इजीली उन शब्दों को पकड़ के आप कनेक्ट कर पाओ कि ये परिभाषा किसने दी है। ये सबसे बेहतर तरीका है किसी परिभाषा को याद करने का। तो इन्होंने कहा कि जो हमारे राजनीतिक उद्देश्य उनके प्रति अभिप्रेरणा क्या है वो बनाया जाता है, अभिप्रेरणाओं को तैयार किया जाता है, यानी एक समझ, एक सोच विकसित की जाती है। फिर देखिए कावानाद्य ने क्या कहा। कावानाद्य ने ये कहा है कि राजनीतिक समाजीकरण वह शब्द हैं जो उस प्रक्रिया का वर्णन करता है, यानी एक प्रक्रिया का वर्णन करता है। ये ध्यान रखना, दो जगह ये प्रक्रिया शब्द का उल्लेख करेंगे। कावानाद्य ने कहा कि एक प्रक्रिया का वर्णन करता है। कौन सा शब्द, राजनीतिक समाजीकरण। जिस प्रक्रिया में, ये देखिए दो बार प्रक्रिया शब्द आए हैं, कि माध्यम से व्यक्ति राजनीति से संबंधित अपना ज्ञान प्राप्त करता है, यानी जो भी हमारे राज्य की राजनीति है उसका ज्ञान प्राप्त करता है, यानी एक प्रक्रिया है जिससे वो राजनीति सीखता है। कावानाद्य ये कह रहे हैं कि एक प्रोसेस है जिससे बालक राजनीति सीखता है, राजनीतिक ज्ञान लेता है। तो जो ये प्रोसेस है, इस प्रक्रिया का नाम ही राजनीतिक समाजीकरण है। फिर इसको हम सारांश निकाल देते हैं इन दोनों की परिभाषाओं, और इन सबको ध्यान में रखते हुए मैंने एक सारांश तैयार किया अपनी तरफ से कि सबको मिला के अगर शॉर्ट में अगर निकाले कि राजनीतिक समाजीकरण है क्या, तो उसको समझने के लिए देखिए, राजनीतिक समाजीकरण निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। एक तो ये तथ्य निकल के आता है। दूसरा, इस प्रक्रिया में क्या होता है, जिसमें राजनीतिक संस्कृति, जिसमें क्या आएगी,
राजनीति की जो परंपराएं हैं, राजनीति के जो मूल्य हैं, राजनीतिक मान्यताएं हैं, है ना, वह राजनीतिक व्यवस्था की शिक्षा प्रदान कर ऐसे नागरिकों को तैयार किया जाता है जो उस राजनीतिक व्यवस्था का संचालन सफलतापूर्वक किया जा सके। यानी ऐसे नागरिक तैयार करना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ऐसे मूल्य ट्रांसफ़र करना जो व्यवस्था में है, और उस व्यवस्था में विश्वास जगाने के लिए ऐसे मूल्यों को ट्रांसफ़र करके इस प्रकार नागरिकों को तैयार करते हैं ताकि उस व्यवस्था का सफल संचालन वो कर सकें, उस व्यवस्था को सुरक्षित बना के वो रख सके आने वाली पीढ़ियाँ। अब राजनीतिक समाजीकरण क्या है ये हमने समझ लिया, लेकिन इसके साधन क्या है हमने ये भी पढ़ लिया कि राजनीतिक संस्कृति का हस्तांतरण है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। लेकिन ये हस्तांतरण कौन करता है, कौन से वो साधन हैं, उन साधनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये भी एग्जाम में आता है, राजनीतिक समाजीकरण के साधन कौन कौन से हैं। इनमें से कुछ औपचारिक हैं, कुछ अनौपचारिक हैं, ठीक है ना। तो इनमें भी हम देख लेते हैं। औपचारिक का मतलब है कि जैसे स्कूल में आप गए, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से एक प्लानिंग के साथ आपको वो चीज़ें सिखाई जाती हैं कि पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है, यही चीज़ें डिलीवर करनी है ना। तो ये तो हुआ औपचारिक। और अनौपचारिक मतलब आप घर में बैठे हो, यूं ही आप बैठे हो और मम्मी पापा डिस्कस करें, आप उनकी बातें सुन रहे हो, या भैया, बड़े भैया और पिताजी चर्चा करें, आप उनकी बातें सुन रहे हो, या मोहल्ले में आप बाहर बैठे हो, पड़ोस में बैठे हो, वहाँ पे चर्चा चल रही है। उन चर्चाओं से आप क्या सीखते हो वो अनौपचारिक कहलाएगा। यानी उसमें कोई सिस्टमेटिक नहीं सिखाया जाता, कोई सीक्वेंस से नहीं चलती है चीज़ें, यूं ही अचानक से वो चीज़ें आपको मिल जाती है, ये अनौपचारिक कहलाता है। और औपचारिक बिल्कुल एक प्लानिंग के साथ एक चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से ट्रांसफ़र करना, वो कहलाता है औपचारिक। तो हम इन दोनों प्रकार के साधनों को देखेंगे। पहला है परिवार, क्योंकि अब परिवार में देखिए ऐसा भी प्रश्न आता है दोस्तों, मैं आपको साथ ही साथ बता दूं। मान लो प्रश्न आ सकता है कि राजनीतिक समाजीकरण का परिवार एक मुख्य साधन है, स्पष्ट कीजिए। तो आप क्या लिखेंगे, उसमें कौन कौन से कीवर्ड्स होने ज़रूरी है, कौन से वो शब्दों का उल्लेख करना जरूरी है। आप कुछ भी लिखिएगा वो ठीक है, आधा एक नंबर दे सकते हैं, बट परफेक्ट आंसर के लिए कुछ वर्ड्स होते हैं जो उस आंसर में झलकने चाहिए। तो वो मैंने वर्ड्स, कीवर्ड्स यहाँ आपके सामने रखने की कोशिश की है। उन कीवर्ड्स को आप मिला के सेंटेंस बना सकते हो। तो परिवार जो है, एक तो बालक की प्रथम पाठशाला होती है। इस परिवार में ही बालक जो है वो आज्ञा पालन करना सीखता है, और यही बाद में बड़ा होकर जो सत्ता होती है, जो कानून होते हैं, उनकी पालन करना बालक आसानी से करना सीख जाता है। तो ये जो आज्ञा पालन का भाव है वो परिवार में सीखता है। सहयोग करना सीखता है वो परिवार में। दबाव, अगर उसकी मांगें नहीं मानी जाएँ तो परिवार में देखिए वो जिद करता है, या वो कहता है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। जब वो बड़ा होकर नागरिक बनता है तो यही तो हड़ताल, है ना, रैलियाँ, धरना, प्रदर्शन, तो ये दबाव समूह जो हैं वो भी एक तरीके से परिवार में उसको ये चीज़ें सीखने को मिल जाती है। और छोटे बच्चे तो अक्सर करते हैं, आपने देखा होगा कि मुझे कुरकुरे नहीं मिले, मुझे चॉकलेट नहीं मिली, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, जब तक ये नहीं मिलेगा। तो वो क्या है, वो एक तरीके से दबाव समूह, वो दबाव बना रहे हैं कि नहीं ये चीज़ दो मुझे। उनका कतई मतलब ये नहीं कि ये कभी नहीं करूँगा, मतलब ये कह रहे हैं कि वो चीज़ लेके दो वरना ये नहीं करेंगे, हम सपोर्ट नहीं करेंगे। तो दबाव समूह। फिर जो परिवार का मुखिया है उसकी क्या विचारधारा है, उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट उस पूरे परिवार पर पड़ता है। परिवार का मुखिया जिस विचारधारा का है वो परिवार संभवतः पूरा का पूरा उसी विचारधारा के रंग में रंग जाता है। तो इस प्रकार से परिवार में जो है राजनीतिक समाजीकरण होता है। तो इतनी सारी चीज़ें परिवार के भीतर होती हैं। इसके बाद परिवार से आप बाहर बाहर निकलोगे तो जस्ट पड़ोस होता है, देख लीजिएगा, है ना। पड़ोस में आप बैठते हो, चर्चा करते हैं, तो वहाँ पर भी राजनीतिक चीज़ें पर चर्चा से आप चीज़ें सीखते हो। फिर देखिए उसके बाद में जैसे इसको सीक्वेंस से आप याद रख सकते हो। बालक सबसे पहले कहाँ परिवार में सीखता है, परिवार से घर से बाहर निकलेगा तो पड़ोस होता है, पड़ोस में भी सीखता है, सहयोग वगैरह वो चीज़ें आ जाएगी उसमें। फिर देखिए जब वो 5-6 साल का होता है तो वो स्कूल जाता है, तो शिक्षण संस्था है ना, शिक्षण संस्था में क्या करता है वो, शिक्षण संस्था में किन किन चीज़ों पे होता है, तो परिवार से सीखी गई चीज़ें दृढ़ होती है एक तो, यानी जो चीज़ें परिवार में सीखी, सहयोग हैं और जो भी विचारधाराएं हैं, दबाव हैं, है ना, वो जो चीज़ें परिवार में सीखी वो दृढ़ता के साथ कायम हो जाती है, वो परमानेंट होने लगती है। कहाँ पर, शिक्षण संस्थाओं में। वह एक यहाँ चीज़ नहीं सीखता है, समायोजन करना। समायोजन का मतलब होता है एडजस्टमेंट करना। एडजस्ट करना बहुत टफ होता है, जो एडजस्ट कर जाता है वो सफल हो जाते हैं।
तो वो एडजस्ट करना या समायोजन करना विद्यालय में सीखता है। अब शिक्षण संस्था में स्कूल कॉलेज सब आ जाता है, तो शिक्षण संस्थाओं में उसको प्रभावित कौन करता है? ये राजनीतिक समाजीकरण क्या अपने आप होता है या कुछ चीज़ें हैं जो उसको एक दिशा देते हैं? बिल्कुल, उसको एक दिशा दी जाती है। तो कौन कौन से वो कारक हैं जो एक दिशा तय करते हैं उनकी? एक तो पाठ्यक्रम कैसा है ये डिपेंड करता है, उसकी मित्र मंडली कैसी है उस बालक की, जैसे उसके दोस्त होंगे, जैसे दोस्तों के साथ विचार विमर्श होगा उसकी विचारधारा बदल सकती है। उसके शिक्षक कैसे हैं, अमूमन शिक्षक की विचारधारा से भी बच्चे जो हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं। तो ये जो चीज़ें वो शिक्षण संस्थाओं में राजनीतिक समाजीकरण इन चीज़ों के द्वारा होता है। फिर देखिए राजनीतिक दल अपनी नीतियों के माध्यम से, अपनी विचारधारा और अपने कार्यक्रम इनके माध्यम से राजनीतिक समाजीकरण करता है। जिस प्रकार से वो एजेंडा तैयार करता है तो लोगों को लगता है, बच्चों को लगता है कि हाँ ये जो मेरी जो सोच है वो इस राजनीतिक दल में वो चीज़ें पूरी होती हुई दिखती हैं। तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है और वो उसी की विचारधारा में विश्वास रखते हुए उसके अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में ढलने का प्रयास करने लग जाता है और ढलते भी हैं। फिर देखिए राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत, सेना की परेड, ये जो चीज़ें हैं वो सीखता है। राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति या देश के प्रति या समाज या व्यवस्था के प्रति हमारी समझ विकसित होती है और हम उन्हें आदर्श मानने लगते हैं। तो यहाँ पर भी एक राष्ट्रीय प्रेम के जो मूल्य हैं वो हमारे मन में जागते हैं। तो राष्ट्रीय प्रतीक भी, ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं बोर्ड एग्जाम में, बहुत अच्छा प्रश्न आता है कि राजनीतिक समाजीकरण के राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से लिखिए। तो इनमें से कोई दो पूछे जाते हैं, बहुत ईजिली आप लिख सकते हो। फिर देखिए जनसंचार के साधन, बच्चों का समाजीकरण या बालकों का जो समाजीकरण है वो इनके माध्यम से होता है। जब वो घर में रहता है तो टीवी देखता है, रेडियो या समाचार पत्र, है ना, सोशल मीडिया आजकल बहुत ज़्यादा चलती है, जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और भी जो बहुत सारे ऐप हैं। तो इनके माध्यम से भी उसे राजनीतिक समाजीकरण होता है। कहीं ना कहीं उसे राजनीतिक चर्चा से पाला सीधा सीधा पड़ जाता है। तो वह उन विचारों को देखता है, सुनता है और फिर अपनी एक समझ विकसित करता है कि क्या ये सही है, क्या गलत है, और उन विचारों से वो प्रभावित भी होता है और उस व्यवस्था को या तो वो सही मानता है या गलत मानता है, जो भी हैं उसके अपने विचार कहने का मतलब इन माध्यमों से भी प्रभावित होते हैं और उसका समाजीकरण होता रहता है। दोस्तों अब जो हैं हम अभ्यास प्रश्न हैं, पहले के जो मेरे वीडियोस थे कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर अभ्यास प्रश्न साथ में दीजिए तो अच्छा रहेगा। तो बिल्कुल मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ दोस्तों और कोशिश करता हूँ कि ये जितना आसान वीडियो बने, कम से कम समय में आपको पूरा मटेरियल मिले और मेरा पूरा मकसद यही रहता है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। क्योंकि आजकल जो रुझान है वो बिल्कुल बढ़ रहा है, डिजिटल की तरफ बढ़ रहा है। तो आप इधर उधर भटके नहीं, आप चीज़ों को व्यवस्थित रखें। और जैसे ये वीडियो आप देखते हो, ये नोट्स आप नोट कर लीजिएगा। और मैं कीवर्ड्स हमेशा लिखने की कोशिश करता हूँ कि कौन से टॉपिक में या कौन से पॉइंट में कौन कौन से शब्दों का उल्लेख होना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ रखता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद लिखें, या पूरा एक वीडियो आप पूरा देख लें। देखने के साथ साथ नहीं लिखें, ये ध्यान रखें, इसमें आप डिस्टर्ब हो जाओगे। एक बार पूरा वीडियो आप देख लें, फिर आप इजीली उन चीज़ों को दोबारा देखते हुए नोट कर दीजिएगा। और फिर आप बुक को एक बार रीड आउट कर लीजिएगा और अभ्यास प्रश्न पढ़िए, फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फिर भी अगर दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान भी करने की पूरी कोशिश करूँगा मैं, यानी जितना मेरे से हो सकेगा दोस्तों मैं कर रहा हूँ। फिर देखिए अभ्यास प्रश्न हम देख लेते हैं। अभ्यास प्रश्न में जो है, राजनीतिक समाजीकरण की कोई दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, ये है पहला प्रश्न। तो आपने पूरा टॉपिक किया है दोस्तों, आप इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, सोचिए। चलिए मैं बता देता हूँ। इसकी विशेषताओं का मतलब है कि जो राजनीतिक समाजीकरण उसमें कौन सी दो बातें हैं जो विशेष हैं, जो उसकी विशेषता दर्शाते हैं। तो पहली तो ये है कि मैंने बार बार 2-3 जगह हाईलाइट किया था, आपको पता हो तो, कि यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। राजनीतिक समाजीकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और दूसरा, यह एक प्रशिक्षण है, यह एक ट्रेनिंग है दोस्तों, जो एक पीढ़ी जानबूझकर दूसरी पीढ़ी को देती है ताकि वह मूल्य, वह मान्यताएं, वह रीति रिवाज और व्यवस्था से संबंधित और जो चीज़ें जो जुड़ी हुई हैं
वो उन्हें सिखा सकें। तो ये एक तरीके से ट्रेनिंग है, यह एक प्रशिक्षण है। तो दो विशेषताएं, यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और दूसरा यह एक प्रशिक्षण है। अगला प्रश्न, राजनीतिक समाजीकरण की कोई दो अनौपचारिक संस्थाओं के नाम बताइए। संस्था कहें या साधन कहें, यहाँ पे एक ही तात्पर्य है। तो अनौपचारिक, मैंने जब साधन बताए थे उससे पहले औपचारिक और अनौपचारिक दोनों को क्लियर किया था दोस्तों। तो जो अनौपचारिक संस्थाएं हैं जहाँ से शुरुआत होती है ना, वो अनौपचारिक ही शुरुआत होती है। यानी पहला तो हो जाएगा परिवार, परिवार से जस्ट बाहर निकलेगा पड़ोस, परिवार और पड़ोस, ये आप दो दे सकते हो। और यहीं पे आपको औपचारिक पूछ ले तो शिक्षण संस्थाएं, राजनीतिक दल, ये हो जाएंगे, है ना। फिर देखिए एक बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजनीतिक समाजीकरण या पॉलिटिकल सोशलाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? हर्बर्ट साइमन। और राजनीतिक समाजीकरण से क्या आशय हैं, क्या तात्पर्य हैं? यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में राजनीतिक संस्कृति का हस्तांतरण किया जाता है ताकि राजनीतिक व्यवस्था के प्रति मूल्यों को विकसित किया जा सके, उनका दृष्टिकोण कायम किया जा सके और एक राजनीतिक व्यवस्था का सफल संचालन किया जा सके। ये बातें इसमें आ जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पूरा वीडियो देखा आपने। इसे ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों अपने दोस्तों के साथ में, परिवार के सदस्यों के साथ जो राजनीति विज्ञान से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं और भी मेरे वीडियो इस पर अपलोड करूँगा। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास वो नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। और अगर आपको पसंद आता तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और भी जो टॉपिक्स हैं वो मैं अपलोड करता रहूँगा। और मेरी तो पूरी कोशिश है कि राजनीति विज्ञान की जितनी भी अवधारणाएं हैं, जितना भी राजनीति विज्ञान की ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल मैं इस चैनल पे उपलब्ध करवा पाऊँ उतना मैं करवाने की पूरी कोशिश करूँगा दोस्तों। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अगले 10-20 वीडियो और आएंगे, और ये मैं पूरी राजनीति विज्ञान की जो महत्वपूर्ण बातें हैं जितना मेरे से हो पाएगा आपको एक ही मंच पे ये सारी चीज़ें उपलब्ध करवाने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।